भारतीय संविधान का भाग 1, क्या नाम है उसका? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, द यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड इट्स टेरिटरीज ऐसे कह सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि इस भाग में 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, ये 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत पड़ता है, 1 to 4। आइए समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है, नाम क्या लिखा हुआ है? संघ का नाम। संघ मतलब यूनियन का नाम क्या है हमारा, और उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 देखिए, वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है। तो पहली बात कि भारत के संविधान में भारत के लिए 2 नाम का जिक्र किया गया है, एक स्वयं भारत और दूसरा इंडिया। और इसको क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है, समझ लीजिए, मैं यहीं पे थोड़ा कुछ आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं। खैर पहले बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। कल हम लोग 12 अनुसूचियों के बारे में जिक्र किए थे। फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में जिनका नाम होगा, जिनका नाम लिस्टेड होगा, वही भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में याद रखिएगा 3 टाइप के राज्य क्षेत्र आएंगे। क्या क्या? एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, स्टेट का, प्रोविंसेस का। दूसरी बात, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए और समाविष्ट होंगे। 3 टाइप के जो चीजें हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। आपको बता दूं कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब 1926 जनवरी, यहाँ पे राज्यों के 4 अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थी, A, B, C, D। जैसे इसमें था ब्रिटिश भारत के प्रांत, ब्रिटिश भारत के प्रांत था। वैसे ही बी में क्या था? तो आपका प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी देसी राजा महाराजा वगैरह, रजवाड़ों वगैरह का से जो आए थे। सी में कौन थे? वो लोग थे जो चीफ कमिश्नरी एरियाज हुआ करता था, मुख्य आयुक्त का जो क्षेत्र हुआ करता था। और डी में क्या है? तो डी में क्या होते थे? तो जैसे लिख दिया गया था अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार, है ना, यानी अर्जित क्षेत्र एक तरीके से। ये मूल संविधान में जिक्र था। किंतु बाद में क्या हुआ? बाद में एक लॉ आया जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब आया है भाई? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है 1956 में। और उसके बाद जो है ये 3 श्रेणी आपको मिलेंगे, किंतु मूल संविधान में 4 श्रेणियां थी, ये बात याद रखना है। एक टर्म को समझाना जरूरी है, वो है राज्यों का संघ। इस पर आइए थोड़ा सा आपके साथ में चर्चा करता हूं। देखिए, हमने पहला आर्टिकल क्या बताया? राज्यों का संघ। इसका थोड़ा सा मैं आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए नॉर्मली दुनिया में जितने देश हैं, नॉर्मली दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, वो लगभग 2 टाइप के होते हैं। या तो वो फेडरेशन होते हैं, या तो वो यूनियन होते हैं। समझिएगा मेरी बात को। यूनियन अगर होंगे तो याद रखिएगा, यूनियन में सेंटर होता है, केंद्र यानी संघ होता है, यूनियन होता है,
किंतु स्टेट नहीं होता, केवल सेंटर होता है, ओनली सेंटर, ठीक है। जबकि फेडरेशन में सेंटर और प्रोविंसेस यानी स्टेट्स दोनों होते हैं। प्रोविंसेस बोलिए, स्टेट बोलिए, दोनों पाए जाते हैं फेडरेशन में। अब देखिए भारत पर जरा विचार करिए। भारत ने खुद को यूनियन कहा, भारत ने यूनियन में स्टेट होता ही नहीं, लेकिन खुद को यूनियन ऑफ स्टेट कह दिया। तो कई संविधान के जानकारों ने कहा ये तो मतलब एक तरीके से सिद्धांतों से को तोड़ मरोड़ करके नया कुछ डिजाइन बना रहे हैं, ये टिकेगा नहीं, ये ऐसी चीज होती ही नहीं है। भारतीयों ने कहा, भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने कहा भाई हमारी ज़रूरतें अलग हैं, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए हम स्वयं को यूनियन मानते हैं, लेकिन हम राज्यों को भी स्वीकार करते हैं। यूनियन मान करके कहीं ना कहीं इन्होंने ये इंडिकेट करने की कोशिश की कि हमारा केंद्र क्या होगा, मजबूत होगा। और ऑफ स्टेट्स बोल करके ये कहा कि हमने राज्यों को भी क्या कर दिया है, राज्यों को भी स्वीकारा है। यानी यहीं पर वो वाली बात निकल करके सामने आ जाती है कि हम जो हैं फेडरल स्ट्रक्चर को तो एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन एकात्मक लक्षणों वाला संघीय ढांचा को हमने स्वीकार किया है, ठीक है, जो कि यूएसए के संघीय ढांचे से बिल्कुल विपरीत है। यूएसए में क्या होता है, सेंटर और प्रोविंसेस एक बराबर की स्थिति में आपको नजर आएंगे। इसके पीछे का दो रीजन है। देखिए यूएसए की जो अगर बात करेंगे ना, तो वहां पे तमाम जो प्रोविंसेस थे, प्रांत जो थे, उन प्रांतों ने आपस में मिलकर केंद्र का निर्माण किया है। समझ लीजिए मेरी बात को, जो कि भारत में नहीं है। यानी प्रांतों का आपसी समझौता का परिणाम था केंद्र। यूएसए में, अमेरिका में कई स्टेट आकर के मिले, मीटिंग की, बोला हम लोग एक साथ रह जाते हैं, ये कहानी थी। तो जाहिर है प्रांत अपनी शक्ति को कम तो नहीं करेंगे, है ना, ये बात याद रखिएगा। तो भारत के बारे में एक बात कहा जाता है कि भारत, देखिए एक स्टेटमेंट कहा जाता है बड़ा अच्छा, वो स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। माना यहाँ के राज्यों का विनाश हो सकता है, देखिएगा इमरजेंसी वगैरह जब लगता है तो राज्य को हम लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा संघ कभी भी विनाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत में विविधता बहुत अधिक है, और जहाँ पे बहुत अधिक विविधता होती है वहाँ अलगाववाद के लिए एक उपजाऊ जमीन होता है। तो कल को कोई राज्य हमसे टूट न जाए, कल को हमारी अखंडता को कोई चोट न पहुंचे, हमारी एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, इसके लिए हमने मजबूत केंद्र की संकल्पना को स्वीकार किया, और यानी अविनाशी संघ की संकल्पना को स्वीकार किया, विनाशी राज्यों की संकल्पना को स्वीकार किया। राज्यों को स्वीकार करके हमने अपने विविधता को सम्मान दिया, और एक मजबूत केंद्र को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, इस विविधता की सुरक्षा करने के प्रति हमारी मंशा को भी हमने जाहिर किया। यही है, इसी को आप माने यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ जो कहा जाता है, आर्टिकल 1 में है, वो यही है। तो इस पर जरा सी चर्चा आपके साथ होनी जरूरी थी, इसलिए हमने कर दिया। अब आगे बढ़िए, चलिए। तो पहला आर्टिकल आपने देख लिया, ये है। नेक्स्ट आर्टिकल में आइए, अनुच्छेद 2 बोला नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश, ध्यान रखिएगा, नए राज्य का गठन नहीं, प्रवेश। प्रवेश मतलब क्या है कि अभी तक जो हमारा राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है वैसा किसी को एंट्री दिलवाना, ठीक है ना। जैसे बिहार से झारखंड का बनना नहीं, जो अभी तक भारत का हिस्सा है ही नहीं वैसे किसी स्टेट को एंट्री करवाना। देखिए क्या कौन कर सकता है, संसद कर सकता है विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे,
संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ऐसा करने का ताकत किसको है? संसद को। हमने आपको बताया, हमने मजबूत केंद्र की संकल्पना को स्वीकारा है, तो ज्यादातर ताकत संसद को होगा। आर्टिकल 2A, इसमें सिक्किम को संघ के साथ संयुक्त किया गया है और इसके लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 1975 इसको हटा दिया। मतलब सिक्किम को हमने क्या कर दिया? अपना फुल फ्लेज स्टेट मान लिया 1975 में। सिक्किम पहले हमारा, तो इसका मतलब क्या है? जो अभी फिलहाल भारत का हिस्सा है, नए राज्य, उनके बारे में जिक्र हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 में आइए। आर्टिकल 3 में देखिए, नए राज्यों का निर्माण, वहां प्रवेश लिखा हुआ था, यहाँ निर्माण कहने का मतलब पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है राज्य, जैसे बिहार से झारखंड का अलग किया जाना। और क्या है? तो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आइए, ये भी कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, विधि द्वारा, उसकी प्रक्रिया है, उसके द्वारा कर सकता है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्हीं में से कुछ इधर उधर करके किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। और ये सब के सब ताकत किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है, सेंटर को दिया गया है, मजबूत केंद्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, चलिए। यानी आर्टिकल 2 और 3 मिलता जुलता है। 2 में वो जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं, वैसे किसी नए राज्य का आना। 3 में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे राज्यों में से किसी और नया राज्य को बनाना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि जो झारखंड का निर्माण हुआ है, झारखंड का, वो आर्टिकल 3 के तहत हुआ है। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 4 कह रहा है कि पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, और चौथी अनुसूची, कल याद होगा पहली अनुसूची में क्या था? तो केंद्र, राज्य, यूटीज, इनका लिस्ट है। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये 2 चीजें हैं, है ना। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, कुल मिलाकर के यूं समझिए, नए राज्य का प्रवेश या फिर नए राज्य का गठन, प्रवेश का मतलब अनुच्छेद 2 और नए राज्य का गठन मतलब अनुच्छेद 3, इसके तहत जो कुछ विधि बनाई जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। देखिए, ये वाला पॉइंट थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें क्या हुआ है कि इस प्रकार की कोई विधि जो इस तरीके से आएगी, उसको आर्टिकल 368, यानी अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, इसे रटा हुआ हो जाना चाहिए, के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी 2 और 3 के तहत जो भी विधि बनेंगे उसको संविधान संशोधन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी 22वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तभी तो हमारा झारखंड अलग हुआ है। कहते हैं क्या कि कौन से संविधान संशोधन से अलग हुआ है? नहीं ना कहते हैं, क्योंकि 2 और 3 के तहत जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस, आर्टिकल 4 ये कहता है कि 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 4 2 और 3 के तहत जो भी विधि बनाई जाएगी वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही है भारतीय संविधान का भाग 1।